देखिए इस वीडियो में मैं आपको टेंशन मेंबर्स से रिलेटेड टोटल 29 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और स्टील डिज़ाइन के बाकी टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ देखने के लिए आप स्टील की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। पहला सवाल, एज पर IS 800 2007 व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द टेंशन मेंबर्स इन विच रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सेस्मिक फोर्सेस अकर्स। अदर देन कहा हुआ है, ठीक है। रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड या सेस्मिक फोर्सेस। अब देखिए इसकी एक टेबल आती है आईएस कोड में, जिसमें टेबल नंबर 3 है ये, जिसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ दे रखी हैं स्लेंडरनेस रेशियो की। अब इस वक्त जो ये टेबल आप देख रहे हैं, इसमें जो ये 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें टेंशन मेंबर्स और कंप्रेशन मेंबर्स दोनों के लिए ही स्लेंडरनेस रेशियो दे रखे हैं अलग अलग केसेस में। जैसे पहला वाला है वो कंप्रेशन मेंबर के लिए है और जो उसकी रेस्पेक्टिव कंडीशन है वो वहाँ पर लिखी हुई है। जैसे डेड लोड हो गया, इम्पोज लोड हो गया, यानी कोई कंप्रेशन मेंबर है अगर और उस पर डेड लोड या लाइव लोड आ रहा है तो उस केस में मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होता है 180। ठीक है, इसको तो हम अगली वीडियो में भी करेंगे, अगली यानी जो स्टील की कंप्रेशन मेंबर की होगी, पर ये टेबल कंबाइंड आती है इसलिए कंबाइंड ही लगा रखी है फ़ोटो। इसी तरह से जो सेकंड है वो टेंशन मेंबर के लिए है, इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड और सेस्मिक फोर्सेस। यानी जो ये सेकंड वाला है यही हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन पूछा गया है, तो 180 आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा है वो कंप्रेशन मेंबर के लिए है और जो चौथा है वो भी कंप्रेशन मेंबर के लिए है। देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ अ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्जनल बकलिंग। फिर इसी तरह से जो पांचवा है वो टेंशन मेंबर के लिए है, क्योंकि वो टाई की बात कर रहा है वहाँ पे, टाई एक टेंशन मेंबर होता है। और आखिरी भी टेंशन मेंबर के लिए है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए एक टेंशन मेंबर में, ये 400 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो कुल मिला के 3 यहाँ पर टेंशन मेंबर की हो गए और 3 जो है 3 ही जो है कंप्रेशन मेंबर के हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सेकंड वाला पूछा गया है तो उसका आंसर होगा 180। ए टाई इज़ ए, तो टाई एक टेंशन मेंबर होता है, यानी कि एक ऐसा मेंबर जिसमें टेंशन आती है स्ट्रक्चर में। A steel plate is 25 centimeter wide and 10 mm thick. If the diameter of the bolt hole is 15 mm, the net section area of the plate is। नेट सेक्शन एरिया के लिए क्या करते हैं, जो प्लेट का एरिया होता है उसमें से, जैसे ये कोई प्लेट है उसमें अगर हमने रिवेटिंग या बोल्टिंग के लिए अगर होल किए हैं तो उस होल का एरिया हटा देते हैं उसमें से। ध्यान ये रखा जाता है कि जो होल आपने किए हैं उसके लिए आप उसका ग्रॉस एरिया ही लें। जैसे सपोज़ ये रिवेट के लिए होल किए जा रहे हैं तो जो डाया आप लेंगे यहाँ पर वो रिवेट का होल डाया लेंगे, अगर नॉमिनल दे रखा है तो उसको होल में बदलेंगे। तो जैसे ये सवाल है तो इसमें डाया दे रखा है 15 mm और जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। एक सेकेंड, नहीं 25 है, जो थिकनेस है वो 25 है। विड्थ सॉरी, जो विड्थ है वो 25 है और थिकनेस तो खैर 10 mm है। तो हमने क्या किया यहाँ पर दोनों को सेंटीमीटर में ही बदल दिया, डाया को भी और विड्थ को भी। अब ये विड्थ है जो ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है और इसमें एक ही होल हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ होल्स दे नहीं रखे हैं अलग से, तो एक ही होल मान लेते हैं हम यहाँ पे, जिसका डाया दे रखा है 15 mm। तो इन सबको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया ताकि सुविधा रहे, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में ही पूछा हुआ था। तो 25 सेंटीमीटर चौड़ी तो ये प्लेट है। अब इसमें जो बीच में एक होल हो गया है तो ये वाला हट जाएगा यहाँ से एरिया के लिए, ठीक है। तो 25 में से 1.5 हटा देंगे यहाँ पे और इसमें गुणा कर देंगे थिकनेस की, तो यहाँ से एरिया मिल जाएगा उसका ओवरऑल एरिया। तो ये हो जाएगा 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर सिंगल एंगल द लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन शुड बी लेस देन। अब इसकी भी एक टेबल आती है जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल एंगल के लिए लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, इसकी भी टेबल आती है आईएस कोड में, टेबल नंबर 2 है ये, लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो।
तो इसमें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये एरो लगा हुआ है, यहाँ से ये सवाल पूछा गया है। अब ये जहाँ एरो है, इसको जूम करके देखते हैं अगर, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं सिंगल एंगल के लिए भी और डबल एंगल्स के लिए भी जो ये डेटा है आगे दे रखा है। तो जैसे पहले है वो है B/T। तो B/T का मतलब है विड्थ टू थिकनेस रेशियो। तो ये आता है 15.7 एप्सिलॉन, जो यहाँ सबसे पहला वाला लिखा हुआ है। फिर अगला है D/T, तो वो होता है डेप्थ टू थिकनेस रेशियो, वो भी सेम है 15.7 एप्सिलॉन। और जब दोनों का कंबाइंड होता है, यानी विड्थ प्लस डेप्थ बाय थिकनेस, इसका पूछेगा, तब ये 25 एप्सिलॉन हो जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला पूछा गया है मेरे ख्याल से विड्थ टू थिकनेस रेशियो, ये हो जाएगा 15.7 एप्सिलॉन। शॉर्ट एंगल यूज्ड टू कनेक्ट द गजेट एंड द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेन मेंबर इज। तो इसको हम लग एंगल बोलते हैं। कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये कोई गजेट प्लेट है यहाँ पे और इस पर कोई ये मेन मेंबर है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर एक छोटा एंगल लगा दिया जाता है, उसी के जैसा दिखता है, इसको लग एंगल बोलते हैं। बाय डेफिनेशन लग एंगल इज स्मॉल पीस ऑफ एंगल यूज्ड टू कनेक्ट आउटस्टैंड लेग्स ऑफ द मेंबर्स टू द गजेट प्लेट, उसको जोड़ने के लिए गजेट प्लेट से। और लग एंगल की मदद से हम क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ कनेक्शन टू द गजेट प्लेट एंड रिड्यूसेस शेयर लेग इफेक्ट। ये दो फायदे और मिलते हैं लग एंगल के, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लग एंगल। लग एंगल इज यूज्ड विद सिंगल एंगल मेंबर, नॉट यूज्ड विद डबल एंगल मेंबर, यूज्ड विद चैनल मेंबर, या फिर सारे ऑप्शन सही हैं। तो सारे ऑप्शन ही सही हैं, क्योंकि सिंगल एंगल के साथ तो यूज़ करते ही हैं, अभी हमने देख ही लिया था। डबल के साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जगह नहीं मिलेगी फिर, ठीक है, जब डबल हो जाएगा वहाँ पे। और चैनल मेंबर के साथ भी यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ये है यहाँ पर, ये सामने से हम देख रहे हैं इस टाइम पे, जो ये आप देख रहे हैं ये एक चैनल सेक्शन है। जहाँ मैंने ये रेड लाइनें खींची, ये हमारी तरफ आ रहा है सेक्शन। अगर हम साइड से देखें इसी चीज़ को, तो ये ऐसे दिखेगी, ऐसी। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो इधर निकल रहा है वो ये है, ठीक। और ये ऊपर जो दिख रहे हैं, ऊपर और नीचे, ये लग एंगल्स लगे हुए हैं इसमें, इधर और इधर। तो चैनल मेंबर के साथ भी हम लग एंगल्स यूज़ करते हैं किसी गज़ट प्लेट में। तो सारे ऑप्शन सही हैं। ए स्टील मेंबर विच इज़ सब्जेक्टेड टू प्राइमरी टेंशन इज कॉल्ड। तो जो मेंबर प्राइमरी टेंशन से सब्जेक्टेड होगा वो एक टेंशन मेंबर होना चाहिए, और यहाँ पर टाई होना चाहिए, क्योंकि टाई ही एक टेंशन मेंबर होता है। बाकी जो ये दोनों हैं ये कंप्रेशन मेंबर में आते हैं। द अलाउेबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इज जनरली केप्ट लेस इफ थिकनेस ऑफ द मेंबर इज मोर देन। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल जो है वो इस टेबल से पूछा गया है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो प्लेट की थिकनेस है, अगर वो 20 mm से ज़्यादा हो तो उस केस में ये Fy की वैल्यू कम होती है। अगर 20 mm तक है तो Fy लिया जाता है 250, जो जनरल केस है। उसी की मदद से 150 भी निकाल लेते हैं 0.6 करके, जो अलाउेबल स्ट्रेस होती है। यील्ड स्ट्रेस की मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। पर जब ये थिकनेस बढ़ेगी, जब 20 से ज़्यादा होगी, तो जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे ये वैल्यू ड्रॉप करेगी, 240 230, और आगे वाली भी करेगी, क्योंकि वो उसी का 60% होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 20 mm, कि अगर थिकनेस, मेंबर की थिकनेस 20 mm से ज़्यादा हो तो अलाउेबल स्ट्रेस जो है वो कम होने लग जाती है या कम रखी जाती है। A single angle in tension is connected by one leg only if the areas of connecting and outstanding legs are respectively A and B, then what is the net effective area of the angle। तो जब हम इसको पढ़ते हैं सिंगल एंगल वाले को, जब इसका वन लेग कनेक्ट होता है ओनली, तो उस केस में जो एरिया दो हम लेते हैं वो A1 और A2 लेते हैं जनरली। उसी को यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b लिखा हुआ है, पहली बात। और दूसरा जो इसमें फॉर्मूला होता है वो ये होता है, नेट एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A1 प्लस के A2 करते हैं, और ये जो A1 A2 है इन्हीं को AB लिखा हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो अब जो हम K का फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे वन लेग वाले केस में, वो यही तो देखते हैं 3A1/3A1 प्लस A2। तो उसी को अगर स्मॉल a और स्मॉल b की फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। और यही की यही चीज़ जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे ऊपर जो जनरल फार्मूला है,
तो क्या बन जाएगा, ए नेट बराबर स्मॉल ए प्लस ये वाली वैल्यू के की आ जाएगी और ये आ जाएगा स्मॉल बी। तो A1 A2 कुछ नहीं है, बस A1 A2 को स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद ये बेसिक मैथमेटिक्स है, थोड़ा इसको सॉल्व किया यहाँ पर। नीचे 3a को कॉमन ले लिया, फिर 3a कैंसिल हो गया। उसके बाद जो ये नीचे बचा हुआ है, क्योंकि 1/3 है तो उसको 0.33 लिख सकते हैं। यही इसी फॉर्म में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, हम उसी फॉर्म में लेके आएंगे। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा सही है, उसी के जैसा हमारा आ रहा है। नेगेटिव वाले तो वैसे ही हट गए, और ये वाला इसलिए हट गया क्योंकि इसमें 0.2 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी 0.33 नहीं है, पर ये सबसे सही माना जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ओनली सेकंड। IS 800 1971 recommends that in a splice plate the number of rivets carrying calculated shear stress through a packing greater than 6 mm thick is to be increased by 2.5% for every how much thickness of packing। यानी 6 mm से ज़्यादा के केस में जब पैकिंग इतने से ज़्यादा हो, तो उस केस में नंबर ऑफ रिवेट जो हम लगाएंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कितने के लिए हम 2.5% बढ़ाएंगे फॉर एवरी। तो 2 होता है, इसका कोडल प्रोविज़न है कि हर 2 थिकनेस पे हम 2.5% इंक्रीज़ करेंगे 6 के बाद। जैसे सपोज़ करिए अगर 2 ज़्यादा आ रहा है, पैकिंग 2 ज़्यादा है तो 2.5% वैल्यू बढ़ा देंगे रिवेट्स की। अगर 4 ज़्यादा आ रहा है तो 5% हो जाएगी, डबल हो जाएगा। अगर 8 ज़्यादा आ रहा है तो 10% और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, रिवेट की वैल्यू बढ़ेगी, जो नंबर ऑफ रिवेट्स लगाई जाएंगी वहाँ पे। तो ये कोडल प्रोविज़न है टेंशन स्प्लाइस के लिए। और टेंशन स्प्लाइस होता क्या है, जब दो टेंशन मेंबर को जोड़ के एक टेंशन मेंबर बना दिया जाता है। जब कहीं पर ऐसा होता है कि कोई बड़ा टेंशन मेंबर चाहिए और इतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या हम इतना अलाउ ही नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो वो बकल कर जाएगा फिर। तो जब दो टेंशन मेंबर्स को जोड़ने की नौबत आ जाती है, तो वहाँ पर उनको जिस तरह से जोड़ा जाता है उसको टेंशन स्प्लाइसिंग कहते हैं। उसी पे बेस्ड ये सवाल है, उसी का कोडल प्रोविज़न है। For double angles carrying tension placed back and connected to either side of the gusset plate, the sectional area of the section is equal to the cross sectional area of। किसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होगा, और किसका केस पूछा हुआ है, प्लेस्ड बैक एंड कनेक्टेड टू ईदर साइड। अब ये ईदर साइड वाला केस है, इसमें दो एंगल में भी दो केस आते हैं कि दोनों एक तरफ हैं या दोनों अलग अलग तरफ हैं। जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं 5 वाला, जिसमें के की वैल्यू 5A1/5A1 प्लस A2 हो जाती है, वो ये वाला केस होता है। अभी आगे वो सवाल है वैसे भी, पर उसमें क्या होता है, जो एंगल्स हैं वो दोनों एक ही तरफ लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से। ये दो एंगल हो गए, दोनों एक ही साइड हैं। पर ये सवाल जो है ये कौन सा वाला है कि दोनों अलग अलग साइड लगे हुए हैं, उस केस में बताओ। तो नेट एरिया जो होगा यहाँ पर इधर साइड वाले केस में, वो क्या हो जाएगा, जो ग्रॉस एरिया है प्लेट का उसमें से जो ये होल हो रहा है यहाँ पर उसको माइनस कर देंगे। तो ग्रॉस एरिया जो होगा उसमें से 2dt माइनस कर देंगे, दोनों तरफ का, दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों साइड का। और जो AG है, जो ग्रॉस एरिया है वो 2A क्यों माना जा रहा है, क्योंकि A इस तरफ का और A इस तरफ का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम लिखने की भाषा में देखें तो क्या हो जाएगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो उस सेक्शन का एरिया माइनस जो रिवेट होल होंगी। बस तो यही तो हमने किया। सेक्शन का एरिया कौन सा हो गया, AG वाला, जो 2A के बराबर है, इधर वाला इस तरह से, और उसमें से रिवेट होल का हटा देंगे। तो 2dt इसीलिए कर रखा है क्योंकि दो होल हो रहे हैं ना, होल एक ही कर रहे हैं, पर क्योंकि दोनों तरफ से देखेंगे तो एक यहाँ से काउंट होगा, एक यहाँ से काउंट होगा। ठीक है, पिक्चर मैंने आपको दिखाई दी। इन अ टेंशन मेंबर इफ वन और मोर देन वन रिवेट होल आर ऑफ द लाइन, द फेलियर ऑफ द मेंबर डिपेंड्स अपॉन। तो अगर एक या एक से ज़्यादा रिवेट होल लाइन से बाहर हो जाए, चाहे गलती से चाहे जानबूझ के, तो उस केस में जो फेलियर अकर करेगा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, वहाँ पे और सारी चीज़ें काउंट की जाएंगी। जैसे पिच उसकी बदल जाएगी, गेज लेंथ बदल जाएगी, डायमीटर ऑफ रिवेट होल ये भी इफ़ेक्ट करेगा। तो सारे ऑप्शन सही हैं किसके रिगार्डिंग, कि फेलियर अकर करेगा।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्हेन अ टेंशन मेंबर इज मेड ऑफ 4 एंगल्स विद अ प्लेट एज वेब द अलाउंस फॉर होल्स इज मेड एज। तो किस तरह से 4 एंगल्स हैं जिनको एक वेब के साथ लगा के एक टेंशन मेंबर बनाया जाता है। तो होता क्या है, हमारे पास अलग अलग टेंशन मेंबर होते हैं अलग अलग शेप के। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कोई वेब है और उसको उस ये तो वेब हो गया, कोई कोई प्लेट है जो वेब का काम कर रही है, उस पर 4 एंगल लगाने हमने। तो ये 4 एंगल लगा दिए हमने सपोज इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कितना अलाउंस देंगे हम रिवेट होल्स के लिए। अलाउंस का मतलब क्या होता है कि कितना अलाउ करेंगे हम रिवेट होल, क्योंकि वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत सारे होल करके एंगल्स को तो उस पर अटैच कर दिया, लेकिन वो प्लेट ही जो है जो वेब है वो वीक पड़ गया क्योंकि उस पर होल बहुत सारे हो गए। तो हमें दोनों तरफ का ध्यान रखना है कि एंगल भी बराबर उस पर अटैच हो जाए और होल भी बहुत सारे न करने पड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा होल होंगे उतना ज़्यादा एरिया कम होगा उस प्लेट का और थिकनेस वो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम होगी, जाहिर सी बात है। तो इसका जो कोडल प्रोविज़न है वो ये कहता है कि यहाँ पे मैक्सिमम 2 होल कर सकते हो आप, ये वाले, एक इधर और एक इधर, दोनों पे, ताकि ये, अब देखिए इसको लिख कैसे रखा है, 1 होल फॉर ईच एंगल एंड 2 होल्स फॉर द वेब। अब क्योंकि हमने एंगल को लगा ही इस तरह से रखा है कि 2 एंगल आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट में लगे हुए हैं, तो अगर हम एक होल करते हैं एंगल के लिए, तो ये जो चारों, एक सेकेंड, ये जो चारों एंगल हैं इन पे एक एक होल करने की ज़रूरत है। देखिए जैसे इस टाइम पे दिख रहा है ऐसे ही हम इस पे रिवेट लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, दोबारा देख लीजिए, ये वाला काम होगा, ये रिवेट लगाने का होगा। तो इस टाइम पे हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, एक एक होल तो हम इन एंगल्स पे कर रहे हैं, 1 होल फॉर ईच एंगल, ये हो गया, यानी 4 होल हो गए, चारों पे एक एक, और 2 होल करने पड़ रहे हैं वेब पे, एक इधर और एक इधर। तो इसी को लिखा हुआ है वहाँ पे कि 1 होल फॉर ईच एंगल एंड 2 होल्स फॉर द वेब, ठीक है। जो 4 एंगल हैं उनके लिए जो एक एक होल होंगे वो इसी में आ गया। अब बाकी 2 होल्स फॉर वेब, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे सही होगा, ये सबसे बेटर अलाउंस होगा। नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। अब नेट सेक्शन जो होता है वो क्या, उसके लिए क्या करते हैं, ग्रॉस में से माइनस कर देते हैं जो रिवेट होल होता है। तो प्लस डिवाइड वाला कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सही आंसर होगा माइनस वाला। नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से माइनस करेंगे रिवेट होल को, जो भी वहाँ पे कटिंग होगी। When a tension member consists of 2 channel sections, the allowance for rivet hole is made for 2 holes from, और आगे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से फॉर्म हो रखा है, ये इस तरह से, यानी जो ये 2 होल्स फ्रॉम लिखा हुआ है इसको आप ऊपर ना पढ़ के नीचे ऑप्शंस में पढ़िए, कुछ इस तरह से, द अलाउंस फॉर रिवेट होल इज मेड फॉर 2 holes from each web, 2 holes from each flange, 2 holes from each web और 1 hole from each flange। इनमें से जो ज़्यादा होगा, और चौथा भी यही है, उसमें क्या है, इनमें से जो कम होगा। तो जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कि हम क्या करेंगे, 2 holes फ्रॉम ईच वेब और 1 hole फ्रॉम द ईच फ्लैंज, इनमें से जो भी कम पड़ेगा। चैनल मेंबर का केस है, चैनल सेक्शन का, जब चैनल सेक्शन लगाएंगे इस तरह से दोनों तरफ, ठीक है, बीच में वेब का काम करेगा वो, उसके लिए बोला गया है। तो सबसे बेटर क्या होगा कि 2 होल करेंगे दोनों वेब से, जो वेब का काम करेगा उसमें, वेब क्या होता है इसमें, ये कोई चैनल सेक्शन है तो ये इसका वेब हो गया और ये इसका फ्लैंज हो गया। अब 2 हैं तो 2 वेब हो गए, इसीलिए ईच वेब लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 holes फ्रॉम ईच वेब और 1 hole फ्रॉम द ईच फ्लैंज, इनमें से जो भी कम पड़ेगा उसको अलाउ करेंगे रिवेट होल के लिए। ए स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 mm थिक, ए रिवेट ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ 18 mm इज ड्रिवन, द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट इज। अब 30 सेंटीमीटर वाइड प्लेट है और 10 mm उसकी थिकनेस है, पर जो रिवेट इसमें इंस्टॉल की जा रही है उसका नॉमिनल डाया दे रखा है 18 mm। तो पहले हमको इसको ग्रॉस डाया में बदलना है, क्योंकि जो होल होगा प्लेट पे वो ग्रॉस डाया के हिसाब से होगा। और 18 के लिए हम 1.5 mm जोड़ेंगे, ये हमने रिवेटेड कनेक्शन में पढ़ रखा है कि 25 या 25 से कम है तो 1.5 mm जुड़ेगा और उससे ज़्यादा है तो 2 mm जुड़ेगा ग्रॉस डाया निकालने के लिए।
तो 18 का हो जाएगा 19.5, और क्योंकि एक ही रिवेट होल है तो n की जगह 1 यूज़ कर लेंगे। तो जनरल फार्मूला जो ये है आप देख सकते हैं, विड्थ में से नंबर ऑफ रिवेट्स जो है उनका डाया हटा देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं थिकनेस की, तो ग्रॉस निकल जाता है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ हैं mm में हैं, तो 30 सेंटीमीटर को भी mm में लिख दिया है, बाकी चीज़ें mm में ही हैं, आंसर mm में ही आएगा, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड कर देंगे फिर, तो 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ए स्टील प्लेट ऑफ 300 mm width and 10 mm thick has a diameter of the bolt hole as 20 mm. The net section of the plate is, सेम क्वेश्चन है, 300 mm width है, 10 mm थिकनेस है, 20 mm का बोल्ट उसमें लग रहा है। 20 mm का बोल्ट लग रहा है तो उतना कम हो जाएगा, तो 300 में से 20 कम कर देंगे हम, तो 280 mm बचेगा विड्थ, और इस विड्थ में थिकनेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 28, 280 का 10 में होगा तो 2800 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। Two angles are placed back to back and are connected by only one leg for each angle to the same side of a gusset plate. The net effective area is A1 plus KA2 where K is taken as. तो फॉर्मूला दे रखा है नेट इफेक्टिव एरिया का, उसमें ये बोला गया कि जो ये K है क्या होगा। तो अब ये मैंने आपको बताया था, जब प्लेस्ड बैक टू बैक होगा, है इसकी फ़ोटो यहाँ पे, ये देखिए बैक टू बैक वाले केस में एक ही तरफ होंगे वो, तो उस केस में जो एरिया होगा A1 प्लस KA2 होगा, ये तो दे ही रखा है सवाल में। इसमें जो K होगा वो 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2 होगा, ये फॉर्मूला पूछा हुआ है। ठीक है, इनमें भी जो A1 और A2 होते हैं, ये वाले कहो चाहे ये वाले कहो, ये इनको अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दोनों यहीं से निकल रखे हैं ऊपर से डायग्राम से। ठीक है, ये पूछा नहीं है यहाँ पे, के की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये के की जो दो वैल्यूज़ हैं 3 वाली और 5 वाली, यही पूछी जाती हैं, इनको ध्यान रखना है। इन ए स्ट्रक्चर केबल्स एंड वायर्स आर यूज्ड जनरली एज टू रजिस्ट शेयर स्ट्रेस, फ्लेक्सिबल मेंबर, टेंशन मेंबर या कंप्रेशन मेंबर। तो वायर्स और केबल्स जो होती हैं, जैसे आपने किसी ब्रिज में देखा होगा, तो उनमें टेंशन अकर करती है, यानी वो टेंशन मेंबर होते हैं। लग एंगल्स आर प्रोवाइडेड टू टेक हैवी मूवमेंट्स, एंगल्स टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। ये जब मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी तो ये था वहाँ पे कि लेंथ ऑफ कनेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इट reduces the length of connection to the gusset plate and reduce shear lag effect. शेयर लैग इफेक्ट का भी एक कॉन्सेप्ट है, शेयर लैग को भी ये कम करता है, जीरो नहीं करता है लेकिन कम करता है। द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ टेंशन मेंबर एज पर द कोड शैल नॉट एक्सीड। तो ये आखिरी वाला था, जो लास्ट वाला था, जिसमें कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए टेंशन मेंबर के लिए, तो वो 400 था। ठीक है, ये टेबल देख सकते हैं, वही टेबल है ये, तो ये आखिरी वाला था जो मेंबर्स ऑलवेज अंडर टेंशन अदर देन प्री टेंशन मेंबर्स, इसके लिए मैक्सिमम 400 है। The structural member in which the tensile force is acting parallel to its longitudinal axis is called longitudinal axis। ये कोई मेंबर है और इसके ये longitudinal axis है, इसी के along जो है वो फोर्स लग रहा है, तो ऐसा टेंशन मेंबर में होता है। और टेंशन मेंबर तो होगा ही ऑप्शन, जो टाई है वो भी हो जाएगा क्योंकि वो भी उसी के अंदर आ गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा क्योंकि दोनों ही टेंशन मेंबर में आएंगे। When a member is subjected to axial tensile load, the greatest normal stress is equal to। अब देखिए टेंशन की बात हो रही है इसलिए सवाल यहाँ पे है, वैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सोम में है, मोहर सर्कल में है ये सवाल, मोहर सर्कल से है। तो जैसे ये कोई मेंबर है जिसमें टेंशन लग रहा है, तो इसमें जब हम नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस देखेंगे और उसको डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है इस टाइम पे। ये तो नॉर्मल हो गया और ये फिर मोहर सर्कल हो गया यहाँ पे। अब इसमें एक तरफ तो ये आएगा सिग्मा एक्स आएगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन सिग्मा वाई इसमें जीरो होगा क्योंकि ऊपर नीचे में कोई फोर्स नहीं लग रहा, टेंशन फोर्स लग रहा है ओनली। और जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है वो बीच में होती है यहाँ पे, इधर मतलब, तो अगर उसके रेस्पेक्ट में देखें सिग्मा एक्स के, तो उसके आधे पे है यहाँ पे। अगर ये 10 है तो ये 5 पे अकर करेगी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा मैक्स इज। अगर हम इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो सिग्मा मैक्स जो है वो सिग्मा एक्स की आधे पे आ रही है, और उल्टा बोलें तो जो सिग्मा एक्स है
वो टाउ मैक्स का, सॉरी मैंने यहाँ सिग्मा बोल दिया था, टाउ मैक्स जो है, दोबारा देख लेते हैं, टाउ मैक्स जो शेयर स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेस के आधे पे है, इसके सेंटर पे अगर करती है इधर हाइस्ट, तो उल्टा बोल सकते हैं इसको, नॉमिनल स्ट्रेस जो है वो शेयर स्ट्रेस के ट्वाइस होगी, वही पूछा हुआ है यहाँ पे। नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट पूछी हुई है ना, नॉर्मल तो सारी हैं पर जो ग्रेटेस्ट वाली है वो सिग्मा एक्स है, सो ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू ट्वाइस द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ऐसा टेंशन मेंबर में होता है। द वर्किंग स्ट्रेस फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो कितना होता है, तो अब जो ये वैल्यू है ये FE 250 के लिए बोली गई है, माइल्ड स्टील के लिए जो जनरल केस है। FE 250 के लिए जो FY है वो 250 लिया जाएगा और उसका अलाउेबल स्ट्रेस कितना होगा 150, जो कि निकलता है इस फॉर्मूले से। अलाउेबल स्ट्रेस 0.6 FY ली जाती है, तो 150 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से आपको किसी दूसरे का पूछे तो निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। A tension member if subjected to possible reversal of stress due to wind, the slenderness ratio of member should not exceed। तो यहाँ पे बोला हुआ है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड, तो फिर से टेबल पे आ जाएंगे और इसमें इस बार जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मे बी पांचवा वाला। ए मेंबर नॉर्मली यूजिंग एज अ टाई इन ए रूफ ट्रस और अ ब्रेसिंग सिस्टम नॉट कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इनटू कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ द विंड। हाँ यही होगा, 350 इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। कुल मिला के टेबल से है सवाल, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। परमिसिबल स्ट्रेस में बी नोन एज, परमिसिबल यानी कितना परमिट कर रहे हैं, तो जनरली हम एक तो देखते हैं अल्टीमेट और एक देखते हैं अलाउेबल या वर्किंग वाली, इन्हीं के रेशियो से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलता है, ठीक है, कि जैसे अल्टीमेट को वर्किंग से डिवाइड कर दो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाता है। तो परमिसिबल कौन सी वाली होती है, वर्किंग वाली, जितना हम परमिट करते हैं, जितना कोई स्ट्रक्चर सहन कर सकता है उतना परमिट कभी भी नहीं करते, उतना ही कर लेते, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है फिर, यानी जितना कोई स्ट्रक्चर झेल सकता है उतना ही हम परमिट करेंगे और उसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग से लगा दिया जाता है ताकि कभी और लोड बढ़े तो सडन फेलियर ना आए, ठीक है। तो परमिसिबल कौन सी होगी, वर्किंग वाली होगी। इफ T इज द थिकनेस ऑफ MS प्लेट इन mm, द स्टैंडर्ड वेट इन kg ऑफ द MS प्लेट पर स्क्वायर मीटर इज। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, MS प्लेट है कोई और स्टैंडर्ड वेट पूछा हुआ है इसका kg में, पहली बात, और जो आंसर दे रखे हैं वो टी की फॉर्म में है, तो टी की फॉर्म का मतलब यह है कि जो थिकनेस है इसकी वो दे नहीं रखी है, वो टी ही दे रखी है। तो कोई प्लेट है जिसकी थिकनेस TMM है, तो थिकनेस तो क्लियर हो गई TMM, और अब इसका स्टैंडर्ड वेट पूछा हुआ है और वो भी कैसा पूछा हुआ है, पर स्क्वायर मीटर का, यानी इस प्लेट का आपने कितना हिस्सा लेना है, 1 स्क्वायर मीटर, यानी जैसे ये प्लेट है तो इसका जो एरिया होगा वो 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो ये जो MS प्लेट है, माइल्ड स्टील प्लेट है, अगर इसका फुल फॉर्म माइल्ड स्टील होगा, तो ये जो प्लेट है ये इतना ही हिस्सा लेंगे आप 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो थिकनेस होगी वो टी काउंट करेंगे। तो अगर हम यहीं पे देखें कि इतना इसका एरिया है और टी इसकी थिकनेस है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एरिया इंटू थिकनेस, 1 इंटू टी, जिसको हम टी बोल देंगे। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि जो वॉल्यूम है वो टी लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, थिकनेस दे रखी है TMM, तो अब हम उस यूनिट का भी ध्यान रखेंगे, कोई चीज़ MM में है कोई मीटर में है, तो अगर हम थिकनेस को ही बदल दें मीटर में थोड़ी देर के लिए वही सही रहेगा, तो थिकनेस को हम T न लिख के T × 10⁻³ मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो अब वॉल्यूम 1T नहीं होके 10⁻³ T हो जाएगा, इतना आप समझ गए होंगे। अब ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमसे वेट पूछा हुआ है, वेट यानी मास, यहाँ पे तो हम मास ही समझेंगे उसको, तो मास को निकालने के लिए हम ये जनरल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि हमें डेंसिटी मालूम होती है स्टील की 7850, सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, और क्योंकि ये kg/मीटर क्यूब में होती है तो इसीलिए हमने सारा डेटा मीटर में ही कर दिया है, और हमारा जो आंसर आएगा वो kg में अपने आप आ जाएगा फिर। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी होती है 7850, और जो वॉल्यूम है वो T × 10⁻³ लेना है, मैंने आपको बता दिया है,
उसको मीटर में बदलने के लिए सॉल्व करके ये 7.85 टी आएगा, इतने किलो। तो ये जो प्लेट है इसका वजन इतना किलो होगा, 7.85 टी केजी। अब टी अगर दे रखा हो, सपोज टी 10 mm दे रखा हो, तो उसको 10 mm को मीटर में बदल के रखेंगे वैल्यू और उतना किलोग्राम इसका वेट आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। According to IS 800 1984, the permissible stress in axial tension in steel is। तो वही है, बस उसका अलाउेबल टेंशन का पूछ रहा है यहाँ पे, परमिसिबल स्ट्रेस का। अलाउेबल जो सिग्मा 80 होती है, सिग्मा 80 इज ऑलवेज 0.6 FY। देखिए बी इसीलिए दे रखा है वहाँ पे क्योंकि गलती हो, लेकिन सबसे सही ऑप्शन डी है। लास्ट सवाल, एज पर IS 800 द स्प्लाइस कनेक्शन शुड बी डिजाइन फॉर अ फोर्स ऑफ एटलीस्ट के टाइम्स द मेंबर डिजाइन कैपेसिटी इन टेंशन। जहाँ पे के की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये सीधा सीधा कोडल प्रोविज़न ही है टेंशन स्प्लाइस के लिए। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये बहुत सारे प्रोविज़न हैं अलग अलग चीज़ों के लिए जो लिखे हुए हैं वहाँ पे रेस्पेक्टिवली। जैसे पहला है रिजिड कंस्ट्रक्शन के लिए, दूसरा है बीम इन सिंपल कंस्ट्रक्शन, फिर इसी तरह से अलग अलग। तो यहाँ पे जो सवाल है वो है इस चौथे वाले पॉइंट से कि स्प्लाइसेस इन मेंबर्स सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन ए फोर्स ऑफ एटलीस्ट 0.3 टाइम्स द मेंबर डिज़ाइन कैपेसिटी इन टेंशन, इसी के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है। तो ये जो के की वैल्यू होगी वो 0.3 टाइम्स होगी। ठीक है, कि कोई फोर्स है तो उसके लिए कितना टाइम्स लिया जाएगा, जब डिज़ाइन करेंगे तो 0.3 टाइम्स लिया जाएगा। चलिए ये थे 29 MCQs। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।